नमस्कार। पुरुषोत्तम इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो में आज आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को जारी करने का मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है मैं उसको जाहिर करना चाहता हूं, आप लोगों के सामने आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक दिन मैं एक दुकान पर गया, उस दुकान से मैंने कुछ सामान ख़रीदा। मैंने 286 रुपये का सामान ख़रीदा, 286 रुपीज़ का। वहाँ पर एक इंटरमीडिएट पास लड़का बैठा था। जब उसने जोड़ा तो उसने 289 रुपये जोड़ दिए। मैंने कहा कि बेटा, मैंने 286 रुपये का सामान ख़रीदा है, आपने 289 रुपये जोड़ दिए हैं, जो गलत है। 3 रुपये आप ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो लड़के ने कहा कि सर मुझे अंग्रेज़ी में बताइए, 289 मुझे नहीं पता कितना होता है। तो मैंने कहा कि क्या आप हिंदी नहीं जानते? उस लड़के ने कहा कि सर मैं बिल्कुल हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ। फिर मैंने उससे कुछ अंग्रेज़ी के बारे में पूछ लिया तो वो अंग्रेज़ी के बारे में भी नहीं बता पाया। तो मैंने सोचा कि आज की जो जनरेशन है, इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हिंदी तो जानते ही नहीं हैं ठीक से, लेकिन उनसे ठीक से अंग्रेज़ी भी नहीं आती। आजकल के कुछ आदरणीय अध्यापक हैं, उनका मानना यह है, जो उनका सिखाने का तरीका है, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं और अपने अपने हिसाब से। मैं ये मानता हूँ, जैसे वो अध्यापक बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को अंग्रेज़ी का मीनिंग अंग्रेज़ी में ही बताया जाए तो वो जल्दी अंग्रेज़ी सीखता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे को अंग्रेज़ी का मीनिंग उसकी मातृभाषा में या उसकी स्थानीय भाषा में बताया जाए तो मेरे ख्याल से वो जल्दी सीख सकता है, क्योंकि हमें आधार उसी भाषा को बनाना पड़ेगा जो भाषा हम बचपन से बोलते आए हैं। यदि हमको अंग्रेज़ी शब्द का मतलब उस भाषा में नहीं बताया जाएगा जिसे हम बचपन से अपने परिप्रेक्ष्य में जिसको बोलते आए हैं, तो हमारे लिए उसका मीनिंग जानना, उसका मतलब समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, रिज़ल्ट, तो बच्चा कहेगा सर रिज़ल्ट किसको कहते हैं? तो उसको अध्यापक बताएगा कि बेटा आउटकम को रिज़ल्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? आउटकम को। बच्चा कहेगा कि सर आउटकम किसको कहते हैं? तो टीचर कहेगा कि बेटा इन्फ्रेंस को कहते हैं। बच्चा कहेगा सर इन्फ्रेंस किसको कहते हैं? तो टीचर कहेगा बेटा कंसिक्वेंस को कहते हैं। तो बच्चा कहेगा सर कंसिक्वेंस किसको कहते हैं? तो टीचर कहेगा बेटा सीक्वल को कहते हैं, सीक्वल। बच्चे को अल्टीमेटली ये बताना पड़ेगा, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है, कि बेटा रिजल्ट जो है ना वो परिणाम को कहते हैं, परिणाम, नतीजा, तभी बच्चा समझेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर भारत में मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को यदि अंग्रेजी सीखनी है तो उसे हिंदी आना ज़रूरी है, या उसकी स्थानीय भाषा जो भी रही होगी उसे उस भाषा में पारंगत होना, प्रवीण होना अत्यावश्यक है। अन्यथा वो अंग्रेज़ी को नहीं सीख पाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी की आवश्यकता हमें अंग्रेज़ी में भी पड़ती है, यहाँ तक कि उर्दू की भी पड़ती है। कैसे पड़ती है? मान लीजिए जेड है, जेड एक अक्षर है, जेड, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ छोटा जय होता है वहीं जेड का इस्तेमाल होगा, और इसकी आवाज़ जेड की जय होती है, जय नहीं होती। जय के लिए तो जे लगता है। अगर क्यू है, क्यू के लिए तो के है, लेकिन क्यू का इस्तेमाल कहाँ होगा? जहाँ छोटा क होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ तक कि उर्दू की भी ज़रूरत पड़ती है। बच्चों से आज आप पूछिए
कि बेटा हिंदी का 12 खड़ी आपसे आता है, तो बच्चे असमर्थ हो जाते हैं। जबकि ये 12 खड़ी जो है कक्षा 1 या 2 का काम है, क्लास 1 या 2 का काम है 12 खड़ी सीखने का, लेकिन बच्चे जो हैं इसमें भी असमर्थ हो जाते हैं। 12वीं पास तक जो BA BSc MA MSc वाले भी इसमें कई बार असफल हो जाते हैं कि सर हम 12 खड़ी तो जानते ही नहीं है। मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति का नाम यदि फूल कुमार होता है तो फुल कुमार लिखता है। इसलिए आइए पहले हम निगाह डालें 12 खड़ी पर। मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई दे तो समझ लेना, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ उससे आप जितना समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 खड़ी क्या है दोस्तों? क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कं, कह। ये 12 खड़ी है। कई बार ऐसा होता है किसी जगह मात्रा तो की आएगी, आवाज़ तो की आ रही है, लेकिन मात्रा बच्चे किस चीज़ की लगाते हैं? की वाली छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मात्रा तो छोटे ऊ की लगानी है कु, लेकिन बच्चे कु बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। जैसे एक दिन मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों, तो एक बच्चे का नाम शौर्य है, शौर्य, और उसने अपना नाम मैंने उसको लिखने के लिए कहा तो उसने कैसे लिखा? उसने लिखा SHORYA, कहने लगा SHOURYA, उसने ये लिखा। मैंने कहा बेटे आपके नाम में OSH के बाद में O नहीं आएगा, क्योंकि शौर्य हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, बड़ा स और उस पर दो मात्राएं, यह और यह के ऊपर रह, शौर्य। तो जो हिंदी में 100 बनता है तो 100 का मतलब, इसका मतलब SHAU होता है। अगर हमें मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम अंग्रेजी में भी अक्षरों को, शब्दों को सही तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि यदि हमें अंग्रेजी सीखनी है तो हमें हिंदी का भी ज्ञान होना, अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस अंग्रेजी की इस क्लास को शुरू करने से पहले आइए मैं बिना विलंब के अब शुरू करता हूँ। हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो डिलेमा होती है व्यक्ति के सामने अंग्रेजी सीखने के लिए कि शुरू कहाँ से किया जाए, तो शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। शब्द भेद जो हैं 8 होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 प्रीपोजिशन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये 8 शब्द भेद होते हैं और इन शब्द भेदों की परिभाषा जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों ने अंग्रेजी भाषा हो या हिंदी भाषा हो, नाउन का नाम अर्थात संज्ञा का नाम हजारों बार सुना होगा। नाउन किसको कहते हैं? नाउन मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ। आपको जो भी चीज़ आप देखते हैं, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है उसको बोलते हैं नाउन। उस चीज़ का एक नाम है।
जिस चीज़ का नाम है और वो आपको दिखाई देती है उसका नाम है नाउन कहते हैं उसको। और नाउन सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ को ही नहीं कहते, जो चीज़ हमें दिखाई भी नहीं देती हम उसे केवल महसूस करते हैं तो उसको भी नाउन कहते हैं। जैसे क्रोध, आश्चर्य, हिंसा, हमदर्दी, बेईमानी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी नाउन है। तो नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। नाउन के प्रकार कितने हैं? 5। नंबर 1 कॉमन नाउन। यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, आदमी, औरत इत्यादि। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे मान लो कुत्ता है तो वो तो कॉमन नाउन है, लेकिन कुत्ते का नाम अगर मोती है, कोई आदमी है लेकिन आदमी का नाम अनिल है, कोई औरत है लेकिन औरत का नाम शीला है, तो शीला या कोई अनिल या कोई सुनील या कोई मोती, तो ये जो नाम है स्पष्ट उस कॉमन नाउन का, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे क्लास, टीम या क्राउड या मॉब, जहां भी कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से किसी चीज़ का वर्णन किया जाए तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ बोल देते हैं जिसको केवल क्लास, चाहे उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं 40 हैं। अगर भीड़ है, भीड़ में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन हम केवल उसको मॉब कह देते हैं या क्राउड कह देते हैं। मॉब तो उपद्रवी भीड़ होती है, क्राउड केवल भीड़ होती है। ओके। नंबर 4 मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का मतलब होता है वस्तुवाचक संज्ञा, जैसे पेन, किताब, मेज, कुर्सी इत्यादि। तो वस्तुवाचक संज्ञा में संज्ञा जो है मैटीरियल नाउन में आता है। और मैटीरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे मैंने बताया था कि जो चीज़ें हमें दिखाई भी नहीं देती, जैसे हर्ष, खुशी, शोक, आश्चर्य, हिंसा, हमदर्दी, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, ये आती हैं भाववाचक संज्ञा में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन का मतलब आप लोग समझे, नाउन उस चीज़ को कहते हैं जो हम देखते हैं और उस चीज़ का एक नाम है, और जो हमें दिखाई भी नहीं देती लेकिन उसका नाम है, केवल हम महसूस करते हैं, तो उसको नाउन कहते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन नाउन की किसी वाक्य में या किसी अनुच्छेद में या किसी अध्याय में नाउन की पुनरावृत्ति, जो उसका रेपिटेशन है नाउन का, उसको टालने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि राम कल मुंबई से आया, फिर राम ने मुंबई से आकर खाना खाया, फिर राम सो गया, फिर राम उठा, फिर राम खेलने गया, फिर राम ने अपनी पढ़ाई की, फिर राम सो गया। अब बार बार राम 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 कहने से आदमी समझेगा कि ये ठीक नहीं लगता। बार बार संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको करने से जो भाषा है वो अलंकृत नहीं रहती, सुसज्जित नहीं रहती, उसका रूप विकृत हो जाता है। इसलिए उसकी विकृति को, उसको अलंकृत करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कल मुंबई से आया, फिर उसने खाना खाया, तो ये जो उसने है ये क्या है? प्रोनाउन। फिर वह सो गया, तो ये वह जो है ये प्रोनाउन है। फिर वो उठा, वो क्या है? प्रोनाउन है। उठने के बाद वह खेलने गया, तो वह क्या है? सर्वनाम। तो अगर बार बार राम का नाम आएगा तो उससे भाषा ठीक नहीं लगती।
तो अगर हम उसको केवल एक बार नाउन का प्रयोग किया, उसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो ही भाषा अच्छी लगती है, वाक्य ठीक लगता है। ठीक है बच्चों। तीसरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होता है संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण, यानी कि जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यह एक लड़का है, तो लड़का कॉमन नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा है। दिस इज ए बॉय, लेकिन लड़का कैसा है ये तो बताया ही नहीं। अब लड़का अच्छा है या बुरा है, गोरा है या काला है। अगर हम ये कहेंगे लड़का गोरा है, लड़का काला है, लड़का दिस इज ए गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा यानी कि गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये एक बुरा लड़का है, दिस इज ए बैड बॉय, तो बैड क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये एक काला लड़का है, दिस इज ब्लैक बॉय, तो काला क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है ना बच्चों। नंबर 4, वर्ब। वर्ब के बारे में आप तो बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। वर्ब कहते हैं क्रिया को, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना, गाना बजाना इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये क्रियाएं हैं, वर्ब है। समझे आप लोग? जैसे स्लीप, लाफ, अराइज, सिट, वीप, या मतलब कुछ भी, जो कुछ भी, रन, तो वो सब क्या है? क्रियाएं हैं। इसके बाद क्या है बच्चों? एडवर्ब। नंबर 5, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है क्रिया विशेषण, है ना। जैसे यह लड़का दौड़ता है, एक बात है, एक सेंटेंस है, यह लड़का दौड़ता है, दिस बॉय रन, इतना हुआ वाक्य। लेकिन लड़का कैसे दौड़ता है? लड़का धीरे धीरे दौड़ता है, लड़का तेजी से दौड़ता है, तो ये तो नहीं बताया ना। अगर हम ये कहें दिस बॉय रन फास्टली, तो फास्टली क्या हुआ? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसे हुई, तेजी से हुई क्रिया, है ना। दौड़ने की जो क्रिया हुई, लेकिन वो तेजी से हुई। यह सीता एक गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, लेकिन वो गाना कैसे गाती है? वो मधुरता से गाती है या कड़वाहट से गाती है, कैसा गाती है? अगर हम ये कहें सीता सिंग्स ए सॉन्ग स्वीटली, तो मधुरता से गाती है, तो स्वीटली क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि सीता जो गाना गाती है वो मधुरता से गाती है। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं एडवर्ब। नंबर 6, कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं बेटा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, समुच्चय मतलब जिससे कोई बात हम कह रहे हैं, और बात को अगर अधूरेपन से कहें तो बात तो समुचित नहीं हुई। जो समुचित करता हो बात को, इसको सेतुबंध भी कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं कल दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, उसके बाद फिर देन आई वेंट टू आगरा, उसके बाद में आगरा गया। ताकि, सो दैट, ताकि सो दैट, तो सो देन क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। सो दैट क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। अगर मैं ये कहूं मैं कल दिल्ली गया, वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो मैं कल दिल्ली गया, यहां बात खत्म हो गई। लेकिन हमें इसे आगे बढ़ानी है, देन या कोमा लगाइए, देन आई वेंट टू आगरा, उसके बाद में आगरा गया, ताकि मैं ताजमहल देख सकूं, आई में सी, आई, ताकि मैं कल आगरा गया, ताकि सो दैट आई माइट सी द ताज, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है इसलिए मे की जगह माइट आएगा। ताकि आई माइट सी द ताजमहल, ताकि मैं ताजमहल देख सकूं, और फिर एंड लगाइए। तो अगर वहीं पर ख़त्म करना है कि ताकि मैं ताजमहल देख सकूं, तो यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें आगे बढ़ाना है, और तो एंड लगा दिया। एंड क्या हुआ?
कंजंक्शन, बात और आगे बढ़ाई गई, यानी कि पुल और बांध दिया गया। और फिर मैं घर आ गया, एंड आफ्टर दैट आई केम टू माई होम। तो इस प्रकार से देन, सो दैट, एंड, बिकॉज, ये सब क्या है? ये सब है कंजंक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक अव्यय। एक किसी चीज का दूसरी चीज से संबंध दर्शाना। अगर मैं ये कहूं कि किताब मेज है, तो हिंदी आने के बावजूद भी आपको वाक्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कोई वाक्य ही नहीं हुआ। ये हिंदी का वाक्य, हिंदी से सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, ना ये अंग्रेजी से सही तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं किताब मेज के ऊपर है, तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो प्रीपोजिशन जो है संबंधवाचक अव्यय है। अगर मैं ये कहूं किताब मेज के नीचे है, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज बीनीथ द पिल्लो, तकिए के नीचे है। द बुक इज अबव द कबर्ड, किताब जो है अलमारी से ऊपर है। तो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब क्या है? ये सब समुच्चय बोधक संबंधवाचक अव्यय हैं। समझे आप लोग? और इसके बाद क्या है? इंटरजेक्शन, 8वां। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या है? विस्मय सूचक अव्यय, यानी कि इससे विस्मय प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं डिसाइड करूं कि मुझे कल दिन में 12 बजे जो है अरे वाह कहना है, ऐसा नहीं है। इससे क्या हुआ कि किसी ने कोई ऐसा काम किया कि अचानक से अरे वाह बहुत अच्छा, ये तात्कालिक स्थिति में बोला जाता है, और इससे विस्मय प्रकट होता है। हुर्रा, अरे वाह, अलास, कोई दुख हो, शोक हो, हर्ष हो, क्रोध हो। जैसे मैं कहूँ ओह वो मर गया, तो अलास ही हैज डाइड, वह मर चुका है। हुर्रा, वी हैव won the match, हुर्रा, वाह, हम मैच जीत गए हैं। खुशी से उछलकर, हुर्रा का मतलब एक खुशी सूचक बात है ना। तो हम मैच जीत गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको शब्द भेद से आपका परिचय कराया। इनका अध्ययन भाषा का मूलभूत भाग है, और इनको मेरे ख्याल से सर्वप्रथम सीखा